ओके जी, चैप्टर 2 पे आइए। डिस्कस कर रहे थे हम, कहाँ तक हो गया था भाई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर डिस्कस कर लिए होंगे। ठीक है, आए जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। सूबों और वफाक के दरमियान जो हम पैसों की तकसीम करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। 2008 में आप लोग कितने साल के थे? 5-5 6-6 साल के होंगे आप लोग। 4 साल के थे। तब मैं था 19 साल का, तकरीबन आप जितना। उस वक्त एक तरमीम हुई थी कि प्रेसिडेंट साहब ने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए थे। वो जो मुशर्रफ साहब ने सारे लिए थे वो वापस दे दिए थे। उसके तहत ये एक चीज़ आई थी कि वफाक ने सूबों को उनके पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ना तो पढ़ते रहे, आई हैव नो इश्यूज़। तो उसमें बात ये आई थी कि अगर तो आप लोगों ने सूबे ने मिसाल के तौर पे कोई रेवेन्यू जनरेट किया है टैक्स की फॉर्म में, तो फिर उसका हिस्सा भी सूबे को मिलना चाहिए। तो फिर एक फार्मूला तय हुआ था, जिस फार्मूले के तहत ये बात हुई थी कि प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और वफाक पैसों का एक हिस्सा, अपनी इनकम का एक हिस्सा सूबों को देगा। वो बेसिकली एनएफसी अवार्ड उसको कहा जाता है। तो ये सारी कहानी उस कॉन्टेक्स्ट में है कि वफाक ने सूबों को पैसे देने होंगे तो वो बात किस तरीके से चलेगी। तो भाईजान सबसे पहले तो एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनेगा। भाई क्या होता है जी नेशनल फाइनेंस कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? हु मे बी मेंबर ऑफ एनएफसी? द प्रेसिडेंट शैल एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। जो हमारे सदर साहब हैं वो 5 साल से कम, मतलब मैक्सिमम 5 साल, इससे ज्यादा नहीं, कॉन्स्टिट्यूट आ नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो सर मैक्सिमम ये कमीशन 5 साल के लिए बन सकता है, 5 साल के बाद नहीं। 5 साल के बाद आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम 5 साल के लिए एक कमीशन बनाएंगे जिसमें कौन कौन होगा? द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के वजीर खजाना। द मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, चारों सूबों के वज़राए खजाना, पता नहीं कौन है। एंड सच पर्सन्स एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। और जो सूबों के गवर्नर हैं उनसे मुशावरत के बाद जो शख्स भी इस कमीशन में प्रेसिडेंट साहब डालना चाहेंगे वो बंदा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 5 साल के लिए लोग अपॉइंट हो सकते हैं। तो 5 साल के लिए एक एनएफसी कमीशन, एनएफसी बनेगा जिसको नेशनल फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, और इसमें ये 3 लोग होंगे। काम क्या होंगे? व्हाट वुड बी द जिम्मेदारियां ऑफ एनएफसी? इट शैल बी द जिम्मेदारी ऑफ एनएफसी टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट साहब को ना तजावीज देंगे। किसके मुतालिक? रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिसीट्स बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस। जो टैक्स का पैसा इकट्ठा होगा पूरे मुल्क से, वो सूबों और वफाक के दरमियान किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपया इकट्ठा हुआ तो उसमें से पंजाब को कितना मिलेगा, केपीके को कितना मिलेगा, बलूचिस्तान को कितना मिलेगा, सिंध को कितना मिलेगा, और वफाक अपने पास कितना रखेगा। द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। यह भी बताया जाएगा कि अगर सूबों को कहीं ना कहीं पे किसी मदद की जरूरत पड़ गई, किसी इमदाद की जरूरत पड़ गई, तो वो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को कितनी इमदाद देगी। मिसाल के तौर पे देखा गया था कि केपीके में जब सैलाब आया था तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले दिनों केपीके में हुआ है। तो केपीके में फिर दूसरे वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया होगा, तो वो कितना सपोर्ट करेगा ये बात आपको ये एनएफसी बताएगा। द एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ द बोरिंग पावर्स, के भाईजान जो उधार लेना है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने, वो कितना उधार लिया जाए, किस हद तक लिया जाए, ये भी एनएफसी बताता है। ठीक है, एनी अदर फाइनेंस मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, या इसके अलावा कोई भी मामला अगर प्रेसिडेंट ने कहा हुआ है कि आप लोग देखें, तो फिर इन लोगों को देखना पड़ेगा। तो ये 4 तरह की जिम्मेदारियां हैं जो कि इन लोगों की होंगी। बात समझ आती है? किसी का कोई सवाल? फिर आता है जी टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस तरह का टैक्स रेट, पार्लियामेंट किस तरह के टैक्सेस लगा सकती है। द टैक्सेस रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ मजलिस शुरा आर एस फॉलोज। जो टैक्सेस पार्लियामेंट लगाएगी वो ये हो सकते हैं। टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स लगा सकती है पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है कंपनी के ऊपर टैक्स, बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टेंट और रेम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन इसके अंदर वो इनकम्स पे टैक्सेस शामिल नहीं होंगे जो कि कौमी खजाने से दी जाती है। जो इनकम कौमी खजाने से दी जाती है उसके ऊपर टैक्सेस ये पार्लियामेंट नहीं लगा सकती। ये लोग बस हम लोगों की इनकम पे टैक्स लगा सकती है।
टैक्सेस ऑन सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, गुड्स एक्सपोर्टेड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कंज्यूम्ड। अगर तो कोई चीज़ आपने सेल की, कोई चीज़ आपने खरीदी, कोई चीज़ आपने एक्सपोर्ट की, कोई चीज़ आपने इंपोर्ट की, कोई चीज़ आपने मैन्युफैक्चर की, तो इन सब के ऊपर भी टैक्स पार्लियामेंट लगा सकती है। तो ये मेरे ख्याल में सेल पे भी टैक्स लगा हुआ है जिसको आप सेल्स टैक्स बोलते हैं, और इंपोर्ट के टाइम पे भी टैक्स लगा हुआ है, एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा हुआ है। तो ये तमाम टैक्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये भी पार्लियामेंट लगा सकती है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन, कपास के ऊपर, कपास को एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटीज। ये भाई एक्सपोर्ट करना तो मुल्क के लिए फायदेमंद होता है, ये ड्यूटीज को लगाई हुई है यहाँ पे, इसलिए कि हमारे मुल्क की अपनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको भी कपास की जरूरत होती है। पता ना, धागा कपास से बनता है, कॉटन से बनता है, तो उसको भी जरूरत होती है। तो अगर तमाम लोगों ने कॉटन एक्सपोर्ट कर दी तो मुल्क के पास क्या बचेगा, उल्टा नुकसान करके वापस मंगवानी पड़ेगी। इसलिए ये ड्यूटीज लगा देते हैं ताकि जब यहां से कॉटन बाहर भेजें तो जो पैसे मिले वो ड्यूटी काट के कम मिले, और लोकल जो पाकिस्तान में बेचें वो पैसे ज्यादा मिले, तो लोग खुद ही बाज आ जाएं एक्सपोर्ट करने से, लोग लोकल ही बेचें। तो ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, या इससे कोई भी मिलती जुलती ड्यूटी जो कि प्रेसिडेंट ने बता दी। सच ड्यूटीज एज स्पेसिफाइड, ठीक है, ये बात तो ऊपर भी लिखी हुई थी। सच अदर टैक्सेस एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट कोई और टैक्सेस बताएगा तो वो भी बताने हैं। तो ये पार्लियामेंट ये 5 तरह के टैक्सेस जो है वो लगा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से जब सवाल आया ना तो मैक्सिमम ये एनएफसी में से आया, इन्हीं में से यही है। कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेता है, कभी वो ड्यूटीज पूछ लेता है, कभी वो टैक्सेस पूछ लेता है जो पार्लियामेंट लगा सकती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड, ये एनएफसी अवार्ड का मैंने भी लफ्ज आपके सामने इस्तेमाल किया था। ये असल में इस पूरे मैकेनिज्म को ना एनएफसी अवार्ड बोलते हैं कि कितना पैसा वफाक ने सूबों के साथ शेयर करना है। तो प्रोविंसेस का जो शेयर होगा हर अवार्ड में, शैल नॉट बी लेस देन द शेयर इन द प्रीवियस अवार्ड। तो पिछले अवार्ड में, यानी पिछले साल जो पैसे इन लोगों को मिले होंगे सूबों को वफाक से, उससे ज्यादा ही मिलेंगे अगली दफा, कम नहीं मिलेंगे, उतने या उससे ज्यादा। मिसाल के तौर पे अगर 2022 में वफाक ने सूबों को 100 रुपया दिया था तो 2023 में ये 100 तो होना ही चाहिए, या 100 से ज्यादा होना चाहिए, 100 से कम 90 नहीं हो सकता। ठीक है, तो पैसे हमेशा अगली दफा ज्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं हो सकते। ये आखिरी सफा आ गया, तो मुक गया भाई। The federal finance minister and provincial finance minister shall monitor the implementation of the award biannually। सर ये तमाम कार्रवाई जो है ना कम से कम साल में 2 दफा देखी जाएगी, और कौन देखेगा, हमारे वफाकी वजीर खजाना और सूबाई वजीर खजाना। एंड ले देयर रिपोर्ट्स बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शुरा एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, और अपनी जो ये रिपोर्ट्स हैं जो भी इन्होंने काम शाम किया, ये सेनेट में और नेशनल असेंबली दोनों में और सूबाई असेंबली में भी ये प्रेजेंट करेंगे कि इस तरीके से सूबों के दरमियान पैसों की तकसीम हुई है। ऑर्डर बाय प्रेसिडेंट, लें जी प्रेसिडेंट साहब का हुक्म आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनएफसी, एनएफसी की रिकमेंडेशन पे द प्रेसिडेंट शैल स्पेसिफाई द शेयर ऑफ द टैक्स रिसीट विच इज टू बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस। तो प्रेसिडेंट क्या है जी, वो बताएगा कि वो कौन से टैक्स रिसीट्स हैं जो कि तमाम सूबों को एलोकेट किए जाने चाहिए। एंड द शेयर शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न, और जिस सूबे का जितना हक होगा वो सूबे की गवर्नमेंट को मिल जाएगा। एंड शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और ये एफसीएफ का पार्ट नहीं बनेगा। जरा देखें, सूबे वफाक ने पैसे देने हैं तमाम सूबों को, ऐसा ही है। जो टैक्स का पैसा आएगा, कल हमने पढ़ा था कि वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का हिस्सा बनेगा, यही बात हुई थी। लेकिन वो कहता है कि जो भी टैक्स का पैसा आएगा, और टैक्स का पैसा जो है वो आपने सूबों में बांटना है, तो बजाय इसके कि आप उसको पहले खजाने में डालें, आप इसका पार्ट ही ना बनाएं, आप डायरेक्ट ही बांट दें। मिसाल के तौर पे आपको आज ही तनख्वाह मिली कैश में 1 लाख रुपया, बेगम ने कहा आइए ग्रोसरी लेने चलते हैं, आपने कहा नहीं, सबसे पहले मैं इस पैसे को बैंक में जमा करवाऊंगा, और बैंक में जमा करवाने के बाद एटीएम से कैश निकलवाऊंगा 1 लाख, फिर हम जाएंगे। ये क्या आपने बोंगी बात की है जी, ऐसा करते हैं हम लोग? कैश की जरूरत है, नहीं नहीं पहले बैंक में जमा करा दें फिर बैंक से निकलवा के ग्रोसरी पे चलेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। ओ भाई, जब कैश पड़ा तो जरूर आपने बैंक में जमा कराना है, खर्चा करो और जाओ खत्म करो। तो वो यही बात कर रहा है, कह रहा है कि जब आपको टैक्स इकट्ठा हो गया और ये टैक्स सूबों में बांटना है तो पहले खजाने में डालेंगे, फिर खजाने से डाल के यहाँ पे करेंगे। वो कहता है भाई ये कभी भी एफसीएफ का पार्ट बनेगा नहीं, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बात वो कहता है जी, शेयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जो सूबों का शेयर है वो कभी भी इस खजाने का पार्ट नहीं बनेगा। सर कोई सवाल है? ओके।
द रिकमेंडेशंस ऑफ द एनएफसी शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज एंड द प्रोविंशियल असेंबली। ये बात आपके साथ हो चुकी है कि जो भी रिकमेंडेशंस होगी एनएफसी की वो दोनों हाउसेज में क्या रखी जाएंगी, दोनों हाउसेज के सामने रखी जाएंगी। ओके मैन, नहीं बोलेंगे। बिफोर एनी ऑर्डर द प्रेसिडेंट में मेक सच अमेंडमेंट्स इन द लॉ रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज इन। ओ मैन, सर ये पैसों की तकसीम से पहले अगर सदर साहब चाहे ना तो तकसीम के कानून को बदल सकते हैं भाई, वो तकसीम के कानून को बदल सकते हैं। ठीक है, ओके, बदल सकता है। प्रेसिडेंट की पावर होती है, आपको लगता है धूप लगवाने के लिए रखा होता है उसे, पावर होती है उसकी बड़ी। द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर, प्रेसिडेंट साहब हुक्मनामा जारी कर सकते हैं, मेक ग्रांट्स इन एड टू द प्रोविंसेस इन नीड ऑफ असिस्टेंस। सर जब भी सूबों को जरूरत पड़ेगी तो सर प्रेसिडेंट साहब हुक्म लगा सकते हैं कि भाई साहब इतनी इमदाद सूबों को दी जाए, एंड सच ग्रांट शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और ये जो कौमी खजाना है उसमें से दी जाएगी इमदाद। ठीक है, तो ये एक एनएफसी था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पास्ट पेपर अभी हम करते हैं थोड़ी देर बाद, तो यहां पर हमें सब नजर आएंगे। ओके, ओके जी, आगे चलते हैं। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। द नेट प्रोसीड्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस चार्ज एट वेलहेड and royalty collected by the federal government shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located। ले जी, मिसाल के तौर पे कोई गैस का कुआं है जिस सूबे में मौजूद है, उस गैस के कुएं से जो भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे प्रोविंस के हैं, उस पे वफाकी हुकूमत को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर पंजाब में कोई गैस का कुआं है, उसके ऊपर कोई भी एफईडी अगर लगी या कोई भी रॉयल्टी कलेक्ट हुई तो वो सारे का सारा पैसा सूबे को जाएगा, उसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं है। The net proceeds of federal excise duty on oil charged at wellhead shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located। इसी तरीके से अगर कोई तेल का कुआं दरियाफ्त हो गया तो उस सूरत में जो पैसा इकट्ठा होगा वो भी सूबे का है, वो वफाक को नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात, ये तो आसान सी बात थी। फर्क देखिए, ए और बी के अंदर प्रोसीड्स की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, लेकिन टू के अंदर प्रोसीड्स की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट्स की बात हो रही है। ओके, तो टू में खर्चे माइनस करने के बाद है द नेट प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम द बल्क जनरेशन ऑफ पावर एट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन शैल बी पेड टू द प्रोविंस। तो ये जितने भी बिजली बनाने वाले घर लगे हुए, प्लांट लगे हुए, पावर प्लांट, इनसे जो भी प्रॉफिट आएगा, ऊपर प्रोसीड्स की बात हो रही थी, रेवेन्यू की बात हो रही थी, यहां पे प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा ये भी सूबे को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट से क्या मुराद है जी? नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सप्लाई ऑफ पावर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड लिमिट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तमाम चीजें जब आप रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करेंगे तो जो भी प्रॉफिट आएगा ये प्रॉफिट सूबे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्या बात समझ आती है सबको कि पहले भी जाती है? ओके, तो ठीक है, आर्टिकल 161 तो सिंपल ही था, बस ये सिंपल बातें हैं भाई, बस रीडिंग है। प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन टू विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। भाईजान अगर तो आप पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास करवा रहे हैं जिससे सूबों के टैक्स के पैसों की तकसीम के कानून पर फर्क पड़ता है, तो फिर आपने प्रेसिडेंट के अप्रूवल के से बगैर यह बिल पास नहीं करना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ऐसा कानून पास करवाना चाह रहे हैं जिससे सूबों के दरमियान टैक्स के पैसे की तकसीम के कानून पर फर्क पड़ता है, तो फिर आपने कभी भी यह कानून पास नहीं करना प्रेसिडेंट के अप्रूवल से बगैर। फॉलोइंग बिल्स विल नॉट बी मूव्ड इन द नेशनल असेंबली विदाउट सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो नीचे दिए गए हैं बिल, ये तब तक नेशनल असेंबली में नहीं जाएंगे जब तक प्रेसिडेंट साहब अप्रूव नहीं कर देते। अ बिल विच इम्पोजेज या फिर वेरीज अ टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच इज एलोकेटेड टू एनी प्रोविंस। मिसाल के तौर पे उन्होंने कह दिया कि आज के बाद गाड़ियां बेचने पे जो भी टैक्स होगा वो सारे का सारा किसको मिलेगा? वो सारे का सारा सूबे को मिलेगा। अब गाड़ियों पे जब भी टैक्स बदलेगा पहले प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लेनी है, क्योंकि सूबों के पास से टैक्स जाना है और सूबे इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, तो इसलिए कभी भी आपने जो है वो ये काम नहीं करना। ओके, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से बगैर।
वेयर इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स? इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में अगर आप तब्दीली करने जा रहे हैं जो हमने चैप्टर 13 में पढ़ी थी, तो वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप प्रेसिडेंट साहब की अप्रूवल नहीं ले लेंगे। और अफेक्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑन विच मनीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोविंस, या फिर आप वो कानून बदलना चाह रहे हैं जिस कानून के तहत पैसा जो है वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करने का कानून तब्दील हो रहा है। तो आप ये तीनों काम जो है वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं करेंगे। कौन कौन से? ऐसा टैक्स बदलेंगे नहीं या लगाएंगे नहीं जिससे सूबे के पैसों पे कमी या ज्यादती हो। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन चेंज नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसा कानून चेंज नहीं करेंगे जिसके तहत सूबे में पैसे तकसीम होते हैं, तो उस कानून को बदल नहीं सकते आप। प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशंस। अ प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस नॉट एक्सीडिंग लिमिट स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट ऑन पर्संस एंगेज इन प्रोफेशन, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। वो कह रहा है कि चलें सारे टैक्सेस वफाकी हुकूमत ही लगाती है, लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो कि सूबाई हुकूमत लगा सकती है, और ये पंजाब हुकूमत ने लगाया भी हुआ है। भाई जो रेस्टोरेंट पे आप खाना खाते हैं ना, उस पर 16% टैक्स लगा होता है। आगे क्या लिखा होता है? PST। वो पंजाब सेल्स टैक्स है भाई, वो सूबे ने लगाया हुआ है, वो फेडरल गवर्नमेंट नहीं लगाया हुआ, वो सूबे ने लगाया हुआ है। आप इस्लामाबाद जाके खाना खाएंगे ना, कभी इस्लामाबाद आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का टैक्स लगा होता है। अगर आप कभी KPK में गए हो, मरी वगैरह या उन जगहों पे गए, मरी तो शायद में पंजाब में ही आता है, उससे आगे जो है वो नथिया गली वो आ जाता है KPK, वो गलियात रीजन आ जाता है। तो वो नथिया गली अगर आप जाए ना, तो वो जो KPK में आता है वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना टैक्स, तो वहाँ पे KPK का टैक्स लगा होगा, वो पंजाब का नहीं होगा। तो वो भी फेडरल नहीं है, वो भी सूबे का टैक्स है। तो सूबे के पास इख्तियारात हैं कि अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से भी टैक्स लगा सकती है, और लगे में। ग्रांट्स आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, द फेडरेशन ऑफ प्रोविंस में मेक ग्रांट्स आउट फंड। ठीक है, कोई इख्तियार है, मदद के लिए कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। Exemption of certain public property from taxation. The federal government is not liable to pay tax on its property or income under any act of provincial assembly. सूबाई असेंबली पंजाब ने कह दिया कि आज के बाद वफाकी हुकूमत अपना टैक्स जो है वो पे करेगी अपनी इस प्रॉपर्टी इनकम पे, तो भाई फेडरल गवर्नमेंट लायबल नहीं है सूबाई असेंबली के इस कानून को मानने पे, वो कोई टैक्स पे नहीं करेगी। A provincial assembly is not liable to pay tax on its property or income under Act of Majlis Shura, under Act of the Provincial Assembly of the Province. लेकिन प्रोविंशियल असेंबली जो है वो भी पाबंद नहीं है कि वो अपनी किसी प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स पे करे। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया कि आज के बाद सूबाई असेंबलियां अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगी, या आज के बाद सूबे जो है वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे, या सिंध असेंबली ने कह दिया कि पंजाब आज के बाद टैक्स पे करेगा, सिंध ने कह दिया KPK टैक्स पे करेगा, तो कह रहा है भाई किसी ने कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर किसी असेंबली ने एक दूसरी असेंबली के मुतालिक कानून बना दिया तो सब गलत है, सब फारग है, कोई टैक्स नहीं है। ओके, लेकिन इफ एनी ट्रेड बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आउटसाइड प्रोविंस, ये बात आपको मैंने पहले भी बता दी थी चैप्टर 13 में, लेकिन अगर एक सूबा किसी दूसरे सूबे में कोई बिजनेस कर रहा है या कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इनकम कमा रहा है, दैट इनकम मे बी टैक्स अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। तो अगर पंजाब सिंध में कोई पैसे कमा रहा है, पंजाब गवर्नमेंट सिंध में कोई पैसे कमा रही है, तो ठीक है, सिंध असेंबली उस पर टैक्स लगा सकती है, पार्लियामेंट भी टैक्स लगा सकती है। सिंध अगर KPK में कोई बिजनेस कमा रही है, कोई पैसे कमा रही है, तो KPK गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा सकती है। तो दूसरे सूबे में काम करके टैक्स हो सकता है, अपने सूबे में काम करके कोई टैक्स नहीं हो सकता, बेशक पार्लियामेंट कह दे, बेशक सूबाई असेंबलियां कह दें। ओके, आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है आपको। हाउएवर फी फॉर सर्विसेज कैन बी इम्पोज। हाँ, सिंध ये कह सकता है सर आप हमारे सूबे में आके काम कर रहे हैं तो चले कोई फीस दे दें, तो फीस थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं किसी और सर्विस चार्जेस के नाम से या इस तरह से, टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक होगी बात? ओके, किताब मुझे चाहिए होगी 1 मिनट के लिए। आपके पास किताब नहीं है टैक्स की? जरा शेयर कर लें, मुझे 1-2 बातें बतानी है। ये हमने आर्टिकल 165 पेज 13 तक पढ़ लिया। अब है पेज 14। पेज 14 की बात करते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इंपोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशंस। भाई पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियार है कि वो कुछ कंपनीज की इनकम पे टैक्स लगा दे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय और ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून बना दे टैक्स लगाने का किसी भी कंपनी पे। कौन सी कंपनी? चाहे वो कंपनी बनाई हो, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे वो कंपनी कंट्रोल करती हो। कौन कंट्रोल करती हो? सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत।
तो ये जैसे पीआईए है, पाकिस्तान रेलवेज हैं, ये सारी की सारी ओन की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई वो कह रहा है कि भाईजान पार्लियामेंट जो है वो ऐसे तमाम कानून बना सकती है जैसे इन कंपनीज पे टैक्स लग सके। और अगर ऐसा कानून बन गया तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम हाई कोर्ट विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद आवर प्रोविंस शैल बी वॉइड। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं भाईजान ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके तहत पार्लियामेंट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज पर टैक्स लगाए, वो वर्ड होगा, आप उसकी बात मान ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकता, हाई कोर्ट ये फैसला नहीं दे सकता, और पार्लियामेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है तमाम गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज पे। बात समझ आती है? ओके। उसके बाद हेडिंग है जी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसके अंदर ना आपको नजर आ रहा होगा 43, 44, 47, 53 तक नजर आ रहा होगा, उसके नीचे टेबल नजर आ रहा होगा। तो भाई ये टेबल तक की जो कहानी है ना, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि वफाकी हुकूमत के पास कौन सी पावर है या वफाकी हुकूमत कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है। तो ये वो टैक्सेस जो लगा सकती है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। तो ये सारी उसने ना एग्जाम्पल लिखी हुई है कि वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ये तमाम टैक्सेस जो है वो लगा सकती है। और नीचे बॉक्स के अंदर ना कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं कि कौन कौन से कवानीन जो है वो बनाए गए हैं। इसके अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो आप पढ़ रहे हैं उसकी एग्जाम्पल है, सेल्स टैक्स एक्ट, फेडरल एक्साइज एक्ट, उनकी एग्जाम्पल है। तो सर अगर पेपर में सवाल आ जाए कि वफाकी हुकूमत के पास कौन कौन से टैक्सेस लगाने की ताकत है, तो आप ये 43 से लेकर 53 तक गालिबन ये 11 टैक्सेस हैं जिनकी मिसाल आप दे सकते हैं। वो आपसे 11 तक ही पूछ सकता है, 11 से ज़्यादा नहीं पूछ सकता क्योंकि किताब में 11 है। ओके। इसी तरीके से अगर टेबल के नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ है पावर्स ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस। तो ये भी पूछ सकता है कि बताएं सूबों के पास कौन कौन से टैक्सेस लगाने की ताकत मौजूद है। तो फिर आपने ये जो नीचे बुलेट में लिखे हुए ना 6 टैक्सेस, आपने ये लिख देने। तो अगर वफाकी हुकूमत के टैक्स लगाने की बात है तो ये ऊपर है, और अगर सूबाई हुकूमत के टैक्स लगाने की बात है तो वो टेबल के नीचे मौजूद है। ठीक होगी बात? दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर एक था जो आपके साथ डिस्कस हो गया। अब इसके पास्ट पेपर देख लेते हैं। पास्ट पेपर देख लेते हैं। सवाल नंबर 9, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज। तो ये नीचे आपके पास लिस्ट दी गई है जो कि डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स और सर्विसेज। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड टैक्सेस आइडेंटिफाइड वेदर दे आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस। वो कह रहे हैं इन 6 टैक्सेस के बारे में बता दें, क्या ये 6 टैक्सेस सूबे लगाते हैं या वफाक लगाती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स देखें आपको कहां पे नजर आ रहा है, लेफ्ट पे ही आपके सफे पे लिखा हुआ है, बताइए कहां नजर आ रहा है? फेडरल पे कहां नजर आ रहा है? 47 पे। ये तो है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। बोलिए मेरे भाई। भाई ये आपका प्रोविंसेस में फॉल करेगा। अगर ऊपर उसने क्लियर लिख दिया है कि एग्रीकल्चरल पे ये टैक्स नहीं लगा सकते, तो फिर जाहिर बात है प्रोविंसेस ही लगा सकते हैं ना। और ये मैं आपको बात बता दूं कि सूबों ने एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाया हुआ है, सूबाई लेवल। वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए आपके साथ बात नहीं होती, लेकिन सूबों ने लगाया हुआ है। कस्टम ड्यूटी कौन लगा सकता है भाई? ये तो 43 में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ कस्टम। टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जी, प्रोविंसेस का सेकंड बुलेट देखें लिखा हुआ है। कैपिटल वैल्यू टैक्स कहां नजर आ रहा है? कहां लिखा है फेडरेशन में? 50 में लिखा हुआ है। नहीं नहीं सर, प्रोविंसेस में नहीं है, ऐसे नहीं करना, 50 पे लिखा हुआ है। प्रोविंस में सारी तुम दो ऐसे। कैपिटल वैल्यू टैक्स देखें कहां लिखा हुआ है, कहीं नजर आ रहा है? हाँ 50 में ही है, 50 में ही है। कैपिटल वैल्यू, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू, बिल्कुल यही है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविंसेस का लास्ट, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंसेस का पहला। तो बस ये आपने बताना था। 8, लिस्ट 6 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस। इजी ले रहे हैं आप इस टॉपिक को। देखिए वो पूछ ही रहा है कि सूबे कौन कौन सा टैक्स लगा सकते हैं। तो सर ये 6 मांगे, मैं 6 लिख दें। 7, National Finance Commission has the duty to make recommendations to the President with regard to finance related matters. You are required to list such recommendations. वो कहते हैं जी एनएफसी की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो बताएं कि वो रिकमेंडेशन कौन कौन सी हो सकती हैं। तो सर क्या लिख कर आएंगे आप, बताइए? सॉरी,
कहां पे लिखा हुआ ये? ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, हाँ बिल्कुल ये लिख के आएंगे, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, ड्यूटीज ऑफ एनएफसी लिख के आएंगे। हिंट मिल जाएगा, नंबर मार्क्स देख के हिंट मिल जाएगा, मार्क्स और पॉइंट्स बराबर है। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, वो बता रहा है कि भाईजान वो ड्यूटीज और टैक्सेस बताएं जो कि पार्लियामेंट की अथॉरिटी में लग सकते हैं। क्या लिख कर आएंगे? अभी पढ़ा एनएफसी के नीचे टैक्सेस रेज्ड बाय पार्लियामेंट। ओके, ऑल्सो स्टेट 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड इन द स्कोप ऑफ फेडरेशन एंड द स्कोप ऑफ प्रोविंसेस। तो सर यही पिछला सफा जिसको आप इजी ले रहे हैं। 6 list any 5 taxes which can be imposed by federal government. Oh man, state the duties of NFC, list the taxes and duties which may be raised on the authority of parliament. अभी पढ़ा, also list various types of taxes which are under the scope of legislation of provinces. ये repeat हो रहा है। 4 list any 5 taxes which can be imposed by federation. समझ आ रहे हैं? Under the provisions of article, ये कोई नया सवाल लग रहा है मुझे। Briefly describe the formation of NFC. Who may be member of such commission? फिर NFC का सवाल। What do you understand by federal? Oh man, अब आया FCF, कौमी खजाना। Enumerate the expenditure which are charged upon the federal consolidated fund. ये वही तनख्वाहें सारी जजेस की, प्रेसिडेंट की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वही सारा कुछ जो लिखा है, वो सारे खर्चे आपने लिखने हैं और FCF की डेफिनेशन बतानी है। List the taxes which can be imposed by federal government. Briefly describe the duties of NFC. बस ये 2 सवाल याद कर लेते हैं। नहीं सर, ये जो कुछ होता है ना जिंदगी में पहली दफा होता है। हो सकता है आप जाएं तो आपसे कुछ और पूछ ले, हो सकता है आपसे क्या पूछ ले, हो सकता है आपसे ये नेचुरल गैस एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वाला पूछ ले। नो वन नोस। ठीक है जी, तो मेरे भाई जल्दी से ही चैप्टर खत्म हो गया। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हुआ। इस चैप्टर को आप लोगों ने कोशिश करना है कि इन्हीं ईद की छुट्टियों में याद कर लेना। ठीक है, तो ये ईद की छुट्टियों में कोशिश कीजिएगा। देखें थर्सडे को ईद है, तो थर्सडे को अगर ईद है तो आप फ्राइडे को बारबेक्यू कर लेंगे, जो मैक्सिमम आप करेंगे। सैटरडे संडे तो वेले ही होंगे आप, तो एक दिन एक लेक्चर याद कर लीजिएगा, दूसरे दिन दूसरा लेक्चर याद कर लीजिएगा। करना क्या आप लोगों ने, और क्या ख्याल है? ठीक है, तो बाकी कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको और ऑनलाइन वाले आपको भी ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।